हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में चंद्र की अंतर्दशा, राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है और राहु चंद्रमा की जो ये अंतर्दशा है वो 18 माह चलेगी। मेष लग्न के जो जातक हैं उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और मेष लग्न है, उन लोगों के लिए जिनका मेष लग्न है उनके लिए स्पेशल वीडियो आपको मिल रहा है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। आपको धैर्य से वीडियो देखना होगा। आपका 20 से 25 मिनट लिया जाएगा, लेकिन बड़ा उपयोग होगा। आपको जो यूट्यूब में अन्य वीडियो है आते हैं उनसे आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। ज्योतिष का मतलब प्रकाश है। ज्योतिषी का मतलब है आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना, आपके जीवन के उत्साह को बढ़ाना, जीवन के उत्साह को संचार करना, ना कि आपको भयभीत कर देना कि राहु के साथ चंद्रमा है, ग्रहण लग गया है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, राहु छठे 8वें बारे में है, आगे बहुत नुकसान करेगा, फला 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 फला, या राहु के साथ मंगल है, या शनि चंद्र का विषयोग बन गया है ना, या राहु केतु का जो है सर्फ योग बन गया है और आपको बड़ा उत्साह करेगा, आपके जीवन को तबाह कर देगा। ऐसा बता के ज्योतिषी आपके जीवन के उत्साह को पूरा खत्म कर देता है। इसके बाद उसका कमाई का साधन चालू होता है। क्योंकि आप डर गए, अब ज्योतिषी की कमाई या कर्मकांडी की कमाई के साधन चालू होते हैं। जब तक आप नहीं डरोगे तो जेब में हाथ कैसे डालोगे? आपको पहले डराया गया। तो मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको इस तरीके से नहीं डराऊंगा, ठीक है ना। बार बार कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मुझे मतलब नहीं यार, करना है करो, ना करना ना करो, देखना है देखो, ना देखना ना देखो, ठीक। राहु की दशा 18 वर्ष चलती है। राहु चंद्र जो 18 माह चलेगा, पर्याप्त होता है 18 माह। राहु और चंद्रमा दोनों बैरी हैं। चंद्रमा मानसिक पीड़ा देने में बहुत माहिर ग्रह होता है। चंद्रमा ठीक वृषभ राशि में 3 अंश पर उच्च का होता है। वैसे ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में नंबर 8 नंबर की राशि में चंद्रमा 3 अंश में नीच का होता है। यदि चंद्रमा आपका 25 डिग्री का और वृश्चिक का हो, नीच का भी हो तो उतनी हानि नहीं देगा। और चंद्रमा आपका 25 डिग्री का हो या 20 डिग्री का हो और उच्च का हो, 3 अंश का ना हो, तो उच्च का भी हो उतने फल नहीं देता। वो सब ग्रहों की अंतर्दशा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ये अंतर्दशा चंद्रमा की, ठीक। चंद्रमा का जैसी कोई बात आती है तो आपने जगह जगह एस्ट्रोलॉजर बोलते मिलेगा कि चंद्रमा मन है साहब। वृहत जातक में लिखा है मनस्तु हितगु, चंद्रमा मन है। आगे कहता है, फलदीपिका वाले आगे कहते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है कि चंद्रमा मन सो जाता है। लेकिन आगे फिर फलदीपिका ने कुछ नहीं कोट किया कि चंद्रमा मन सो जाता, कहाँ लिखा है। तो यार लगा कि यार पढ़े तो चंद्रमा कहाँ पे लिखा है कि चंद्रमा मन सो जाता है। तो फिर हमको थोड़ी सी और स्टडी करनी पड़ी, आगे जाना पड़ा। ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त नंबर 90 में श्लोक नंबर जो है 9811 इसमें मिलेगा। और उस सूक्त में 16 श्लोक में 13वें नंबर पे है। वो जो सूक्त है वो परम पुरुष विराट परमात्मा का यज्ञ पुरुष के प्रकट होने संबंधी विवरण उसमें दिया। सृष्टि कैसी विकसित हुई कि ब्राह्मण ब्रह्म मुख से निकला, क्षत्रिय जो बाहु से निकला, शूद्र जो है उसका पैर से जन्म हुआ है। इस तरीके का जो डिटेल है उसके पहले ये वाला श्लोक है, उसके बाद ये वाला श्लोक है कि चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्य अजायतः मुखादिंद्र दृश्च अग्निश्च प्राण द्वायुरुजायतः। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु, प्राण से मुख से अग्नि का प्रकरण हुआ। ऐसे ही सेम श्लोक आपको सुबालु उपनिषद में भी मिलता है। चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्य अजायतः, ठीक है। तो चंद्रमा मन है, निश्चित रूप से मन है, तो इस बहुत बड़ा कंट्रोलर हो गया हमारा। आगे पराशर मुनि कहते हैं कि पूर्णे चंद्रे फलम पूर्ण राज प्रीतिया शुभा अवहम, ठीक है। आपका चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होना चाहिए, उसी शर्त में पूर्ण फल मिलेगा, अन्यथा न्यून होगा। देखो चंद्रमा पीड़ित होगा तो ये मानसिक आघात देगा। आपकी कुंडली का चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। आपने देखा है कि आप बहुत हो सकता है कि आप एसी में रहते हो, हवाई जहाज में घूमते हो और ऐसे लगभग घर में रहते हो, लेकिन आपका मन बिगड़ गया तो
वो आपको महल भी झोपड़ी लगने लगेगा, वहां पे भी कांटे लगने लगेंगे आपको, आपका मन पीड़ित हो गया तो। इसलिए राहु और चंद्रमा का बैर है, ठीक है। तो अब ये दोनों बैरी ग्रह, इसके पहले राहु सूर्य की बात हुई थी हमारी, राहु सूर्य की भी बैर है और राहु चंद्रमा की भी बैर है। तो दोनों दोनों बैरी ग्रह हैं, और यदि राहु और चंद्रमा भयंकर पीड़ित हों तब तो निश्चित रूप से यार बड़ा कठिन होगी ये दशा हमारे लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। देखा, आपका चंद्रमा मृत्यु भाग विषघट्टी में ना हो, इसकी जांच बुद्धिमान ज्योतिष से करानी चाहिए आपको। आपका चंद्रमा केमद्रुम में भी नहीं होना चाहिए, आपका जो चंद्रमा केमद्रुम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका चंद्रमा केमद्रुम में है और राहु भी पीड़ित हो, 6, 8, 12 में हो, तो ये समय आपको काफ़ी आर्थिक या मानसिक पीड़ा दे सकता है, बहुत कष्ट दे सकता है। तो आपको काफ़ी सावधान रहना चाहिए, ठीक है। चंद्रमा और राहु का तो बैर बता ही दिया मैंने, ये मानसिक पीड़ा और पीड़ादायी समय होता है, ठीक है। दधि संग तुषाराभम क्षीणोदारणो संभवम नमामि सस्न शोभम शुभम मुकुट भूषणम। चंद्रमा के बारे में बताया है कि दधि संग और ओला किसी सफेद आभा रंग वाले क्षीर सागर से उत्पन्न शंभु के मुकुट की शोभा, शंभु मतलब शिव के मुकुट की शोभा, शशि सोम या चंद्रमा को मैं प्रणाम करता हूँ। सिंपल है, चंद्रमा की दशा में भगवान शिव की आराधना या माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, ठीक है। राहु केतु के बारे में पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि इनकी कोई राशि नहीं होती, जिस भाव में बैठते हैं वैसे ही फल देते हैं, ठीक है। जातक तत्व में भी बताया है कि लगातार पाप ग्रहों की दशाएं कष्टप्रद होती है। ज्योतिष के सिंपल रूल है, 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठता है तो खराब फल देता है। राहु के विषय में मैंने और भी वीडियो बनाया हूँ, उसका विवरण आगे है, आप लोग चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। देखो, जनरली क्या होता है कि ज्योतिष जो है कर्म पर आधारित है, ठीक है। तो और ये ज्योतिष प्रारब्ध बताती है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है। इसलिए यार आपको आपके जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म और पुरुषार्थ के मामले में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ना कि अपने प्रारब्ध को कोसना पड़ेगा या आपके प्रारब्ध पे नहीं टिकना चाहिए। आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, काम लगातार काम करते रहो। गीता में बोला है कि शरीर यात्रा हमको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए काम धंधा करना पड़ेगा, ठीक है। और भगवान स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि कर्म की गति बहुत गहन है, उसके बारे में जानना आसान नहीं है, ठीक है। तो ज्योतिष लगातार लोग क्या होता है, ज्योतिष के वीडियो देख देख के भाग्यवादी हो जाते हैं, ठीक है। कर्म नहीं करना चाहते। भैया कर्म करना पड़ेगा यार, ज्योतिषी आपको कुछ नहीं देने वाला है। देखो, लगातार पाप ग्रह की दशा, राहु, चंद्र, शनि, मंगल, केतु, ऐसे में क्या ना वो तकलीफ होती है। तो ये काफी सावधानी का समय। आपका जो राहु है वो तम वाला है, तम है तो यार नेगेटिविटी पैदा करता है ये, ठीक है। तो ये जैसे लोगों की, सरकारी लोगों की डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो जाना, प्राइवेट या राहु चंद्रमा, सुसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन, कंस्पिरेसी। अब इसी चंद्रमा को यदि 8वें भाव में हो, मंगल भी देखे, शनि भी देखे और राहु भी पता लगा 12वें में हो, तो लोग सुसाइड करने चले जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाता है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट चालू हो जाता है। देखो, पूरी दुनिया में आर्थिक अपराध हो रहे हैं, ज्यादातर लड़ाई या तो जर जोरू जमीन की है, संपत्ति की है, महिला की है ना, या तो फिर आर्थिक अपराध होते हैं। ये सब राहु चंद्रमा, छापा जब्ती, सीजर, सुसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन, कंस्पिरेसी, इसका माहिर है राहु। लोकायुक्त, विजिलेंस, ईओडब्ल्यू, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई, ईडी, फेमा, फेरा, दुनिया भर के आर्थिक अपराधों की ओर इशारा करता है, ठीक। राहु की बहुत सारी अच्छी बात भी है, यदि उसमें कुछ बुराई है तो राहु गंगा स्नान करता है, 9वें 10वें का राहु, और राजयोगकारी भी हो जाता है। ये 9वें 10वें से मिलता है, ऋषि पाराशर बोलते हैं राजयोगकारी भी है। यदि वो 9वें 10वें में कनेक्ट करे, 10वें से 9वें के साथ शुभ ग्रह से देखा जाए तो अच्छा भी है। राहु संतान जन्म का कारण भी बनता है। राहु चंद्र की जो युति है मानसिक परेशानी देती है, खासकर अष्टम भाव में, है ना। और राहु यदि पंचम भाव में हो तो ये चामुंडा की उपासना करनी चाहिए, माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। वैसे भी राहु की दशा चले तो शक्ति पूजा करनी चाहिए, ठीक। अब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। ये राहु का कारकत्व है और ये चंद्रमा का कारकत्व है और ये भी चंद्रमा का कारकत्व है। आप लोग इसको वीडियो रोक के अच्छे से आप इसको बड़े आसानी से साफ सुथरा देख सकते हो। अब इतना सारा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है, मैं सिर्फ आपको लघु पाराशरी पे और जो ग्रहों के नेचुरल कारकत्व है उसके आधार पर मैं कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा, ना मैं आपकी कुंडली जानता हूँ, ठीक है। सिंपल रूल है, चंद्रमा यदि केंद्र त्रिकोण में है, नवमांश में उच्च का हो तो अच्छे फल देगा।
चंद्रमा यदि 5, 9, 11 मतलब पंचम, नवम, 11वें भाव में है तो लक्ष्मी की कृपा से कल्याण। यदि दशापति मतलब राहु से चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में होगा तो कष्टपद। चंद्रमा यदि दूसरे या 12वें में हो तो अपमृत्यु का भय बोला है। दूसरे 12वें भाव को ज्यादा बुरा बताया है। अब यहाँ ये क्लियर नहीं किया है कि लग्न से कि दशापति से, तो हम इसको दोनों से लेंगे, लग्न से भी और दशापति से भी। उपाय बताया श्वेत गोदान, महिष दान, भैंसी का एक गाय का, से चंद्रमा की प्रसन्नता होती है। अब हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, बहुत महंगी भैंसी ये गाय है, तो हम इसमें जो है सफ़ेद जो है दूध का दान, चावल का दान भी हम उसके लिए करते हैं। या फिर हम दुर्गा जप करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, इससे भी ग्रह शांति होती है। देखो राहु चंद्र षडाष्टक नहीं होना चाहिए, 2 12 नहीं होना चाहिए आपस में, नहीं तो ये ज़्यादा खराब फल देते हैं, खासकर षडाष्टक। बुध और सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ से हमारा वीडियो चालू होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम चालू करते हैं अपना वीडियो। देखिए सारा तो विश्लेषण संभव नहीं है इस वीडियो में, मैं आपको इतना कर देता हूँ कि मेष लग्न का विश्लेषण कर देता हूँ, उससे आपके जो रत्नों की समस्या वो भी खत्म हो जाएगी। जनरली मैं रत्न बताता नहीं हूँ, लेकिन पूरी दुनिया जब रत्नों के पीछे भाग रही तो मजबूरी में, मेरा तो मैं ना रत्न छीता ना किसी को बताता, ठीक है। कोई पूछता है तो बता देता हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है ईश्वरी प्रार्थना से ग्रह शांति होती है, जैसे ऋषि पाराशर ने बताया है, ठीक है। ऋषि पाराशर बोलते हैं भाई ये गौ का दान कर देना, भैंस का दान कर देना, तो हम दान कर दें यार। गौ और भैंस तो बहुत महंगी है, तो हम सिंपल दान कर दें, ठीक है, अनाज का दान कर दें। देखो मेष लग्न की कुंडली में हमेशा लग्नेश शुभ होता है। लग्नेश चूंकि भले ही अष्टमेश हो उसको दोष नहीं लगेगा, ठीक है। तो मंगल अच्छा है, मंगल के लिए कोई रत्न पहनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल का रत्न क्या मूंगा होता है। शुक्र इस कुंडली में मारक है, सबसे खराब ग्रह शुक्र है। शुक्र का रत्न हीरा होता है, ना पहने। लेकिन ज़्यादातर रत्न व्यापारी उसको रत्न बेचना है। कई एस्ट्रोलॉजर खुद स्वयं ही बेचने लगते हैं, तो कमीशन बाज है, जबरदस्ती को हीरा पहना देगा। और यदि शुक्र उच्च का तो भी हीरा पहना देगा। बताओ यार, उच्च के ग्रहों के भी रत्न कोई व्यापारी पहना रहा है जो उससे खतरनाक क्या हो सकता है। जो प्लैनेट उच्च का है उसका भी रत्न पहनने के लिए कह देता है वो, क्योंकि उसको तो पैसे कमाने हैं यार। जनरली मार्केज है, मार्केज के रत्न नहीं पहनना, ठीक है, बचना चाहिए इससे। उच्च का हो तो बिल्कुल नहीं पहनना। अब हम देखते हैं कि बुध इस कुंडली में, हाँ शुक्र इस कुंडली में बहुत खराब है, ठीक। शुक्र से मैं कोई उम्मीद नहीं करता, मार्केज है, डबल मार्केज है। बुध देखिए, बुध इसमें उपचय है और छठे स्थान का मालिक है, तो बुध कैसा हो गया, इस कुंडली में बुध भी बहुत खराब हो गया। बुध का हीरा पन्ना आपका एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करेगा, आपको बचना चाहिए। बुध खराब है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लो, ग्रह शांति होगी बिना पैसे के। बुध बहुत खराब है इस कुंडली में, ठीक। चंद्रमा इस कुंडली में केंद्र का स्वामी है, इसको सबसे कम केंद्र का दोष लगता है। चंद्रमा का रत्न कोई मोती पहनाता है, पहन लो भैया, लेकिन ये देखना कि चंद्रमा यहाँ नीच का ना हो, ये छठे भाव में ना हो, ये 12वें भाव में ना हो। तो ऐसे चंद्रमा की रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। चंद्रमा के लिए जो है आपको माँ दुर्गा की आराधना, शिव की आराधना कर सकते हो, या चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उससे जाप करो, ग्रह शांति हो जाएगी, है ना। या नवग्रह स्तोत्रम का पाठ कर लो। सूर्य इसमें सबसे अच्छा ग्रह है। यदि इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की आपस में युति हो या आपस में दृष्टि हो तो योग बनाते हैं, ठीक है। अब इस कुंडली में गुरु कैसा है, गुरु नवमेश होकर अति शुभ है, लेकिन गुरु का एक भाग 12वां होने से न्यूट्रल हो गया, तो हम क्या कहेंगे, गुरु इस कुंडली में अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह। इसका रत्न कोई पहनना चाहे पुक रहा है तो कोई बुराई नहीं है, पहन सकते हो। शनि इस कुंडली में सबसे खराब ग्रह है, एक तो ये उपचय हो गया, दूसरा और ये यहाँ का उपचय हो गया, ये दोनों भाव उपचय है, तो ये पापी हो गया, ठीक है। और बाद यदि मांदी कहीं कनेक्ट कर गया शनि से तो ये बाधकेश भी हो गया, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में बाधकेश हो जाता है। तो शनि सबसे खराब ग्रह हो गया, इसमें शनि के रत्न पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि बाधकेश के रत्न ना पहनो। तो ये मैंने बता दिया। अब आपकी कुंडली में बात चल रही है कि साहब आप मेरे को, लोग क्या वीडियो देख के चाहते हैं यार कुछ फलित बता देगा, ये भाई इतना आसान है क्या यार। चलो ये राहु, अब मैं बता देता हूँ षडाष्टक। ये राहु षडाष्टक नहीं होने चाहिए, आपस में ऐसे नहीं होने चाहिए। जैसे ये राहु 7वां हो गया चंद्र राहु से, ये षडाष्टक बन गया, ये षडाष्टक बन गया। जैसे आपका चंद्रमा यहाँ हो और राहु ये खराब पोजीशन है, अब षडाष्टक कैसे होगा, ये यहाँ से आपस में 7 पे होगा, ये षडाष्टक बन गया, ठीक। और ये षडाष्टक हो गया और ये भी षडाष्टक बन गया, ठीक। और यदि यहाँ चंद्रमा हो तो ये षडाष्टक स्थिति बन गई, ये षडाष्टक बन गया। तो षडाष्टक कैसे होते हैं बता देता, आपस में छठे नहीं होने चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे आपका चंद्रमा आके नीच का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आपस में षडाष्टक हो गए। ऐसे होंगे तो खराब फल देंगे। और ये आपस में ऐसे है तो 2 12, ये भी नेगेटिव हो गए। ये कैसे हो गए? आपस में 2 12, आपस में 2 12 भी नहीं होने चाहिए। यदि हम राहु से गिनेंगे तो चंद्रमा 12 आ रहा है, यदि हम चंद्रमा राहु से गिनेंगे तो चंद्रमा दूसरा आ रहा है। ये 2 12 के संबंध भी खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब इस कुंडली में चंद्रमा कैसा है ये बताना जरूरी है आपको। ठीक है, आपकी मेन तो राहु की दशा है, चंद्रमा के बारे में बताते हैं। ठीक है, चंद्रमा लग्न में बैठा हो आपका, तो भैया यदि ये प्लानेट 4th का प्लानेट लग्न में बैठता है तो योगकारी है, कोई दिक्कत नहीं। और तो और कहीं शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया गुरु से, तब तो बहुत बढ़िया योग बना रहा है वो। ठीक है, चंद्रमा का केंद्रुम नहीं होना चाहिए, यही ध्यान रहे। चंद्रमा यहाँ आ गया तो कैसे हो गया भैया? ये चतुर्थेश उच्च का हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, शुभ है। अपने से 12 चला गया है तो ये बहुत कोई अच्छा योग नहीं बनाता है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। ठीक, अपने से दूसरा चला गया है, ये बहुत अच्छा योग है। ठीक है, और ऋषि पराशर इसको योग मानता है। अपने से छठा चला गया है, ये ठीक बात नहीं है। यहाँ चंद्रमा पिट गया आपका। ठीक है, ये योग शुभ नहीं है। यहाँ कैसा हो गया? अपने से चौथा गया है, कोई बुरा नहीं है ये। ठीक, यहाँ अपने से 5वां गया, नीच का हो गया, ये अच्छा योग नहीं है। लेकिन जनरली छठे 8वें और 12वें स्थान पे नीच के ग्रह बहुत खराब फल नहीं देते। लेकिन ये चंद्रमा है, और ये चंद्रमा कहीं शनि के साथ हो जाए और इसको मंगल देख ले यहाँ से या यहाँ से, तब तो ये बहुत खराब फल देता है। और मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर जाता को हिंसक बना देती, लोग मारपीट करने लगते हैं, जहर खाने चले जाते हैं, सुसाइड करने चले जाते हैं, पागलपन करते हैं। ठीक, यहाँ गया तो अपने से छठा। अब ये स्थान भले ही छठा गया, लेकिन ये स्थान अच्छा है, बुरा नहीं है, तो ये हानिकारक नहीं है भैया। ठीक, यहाँ पे मित्र राशि और शत्रु राशि विचार मैं नहीं करूँगा। चंद्रमा 10वें स्थान पे अपने स्वयं के घर को देखता है, तो भैया ये योग सबसे बली हो गया, ये कोई बुरा योग नहीं है। ठीक है, अब चंद्रमा यहाँ अपने से क्या चला गया? 8वां। अपने से 8वां गया, वो तो ठीक नहीं है, लेकिन ये उपचय में गया है। तो पाराशर मुनि कहते हैं कि लग्न से उपचय में गया तो लाभ देगा, अच्छे फल देगा। ठीक, अपने से 9वां गया है यहाँ पे। ठीक, 12वां स्थान कोई शुभ तो नहीं है, कहीं ये चंद्रमा केंद्रुम में हो, अकेला हो, ये ज़्यादा हानिकारक है। उसी तरीके से यदि ये चंद्रमा छठे में अकेला हो, बहुत खराब, यहाँ 8वें में अकेला हो, बहुत खराब। मतलब आगे पीछे कोई ग्रह ना हो। कई बार सूर्य रहता है तो उससे केंद्रुम बन जाता है, और हो सकता है राहु आगे हो तो भी केंद्रुम बना देगा। तो सूर्य राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह चंद्रमा के आसपास रहे तो केंद्रुम नहीं बनेगा। केंद्रुम मेन है भैया, वो भी, उसका भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चंद्रमा की प्लेसमेंट पे ही आपके फल आएंगे। देखो, चंद्रमा अकेले नहीं होगा। यदि चंद्रमा कहीं गज केसरी बना रहा है तो गज केसरी भी अच्छे स्थान से बनना चाहिए। ये ऐसा गज केसरी और केंद्रुम हो तो खतरनाक है। ठीक है, और यहाँ से भी गज केसरी बना है 1 2 3 4। ठीक है, तो अच्छे स्थान से गज केसरी नहीं बन रहा है। और यहाँ से 10वें से 8वां, ये भी अच्छे स्थान से गज केसरी नहीं बन रहा है। तो गज केसरी भी अच्छे स्थान से बनना चाहिए। अब गज केसरी योग तब अच्छे फल देगा जब आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा 9वें से होकर शुभ है, और चतुर्थेश होके गुरु यहाँ शुभ है 9वें से होके, और चंद्रमा यहाँ शुभ है। तो इस कुंडली में गज केसरी अच्छे फल देगा। बस सर एक जरूर कंडीशन है कि केंद्रुम नहीं होना चाहिए। केंद्रुम वाला गज केसरी योग या छठे 8वें 12वें से बनने वाला गज केसरी योग बहुत अच्छे फल नहीं देता। देखो, गज केसरी के लिए एक और चीज़ है भैया, सूर्य गुरु और चंद्रमा की दशा भी लगनी चाहिए। ठीक, तो दशा पे डिपेंड करता है। अब चूंकि चंद्रमा का अंतरा हो और किसी का गज केसरी योग है तो क्या फल देगा? यस, दे सकता है भैया, दे सकता है। ठीक है, क्योंकि राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, गुरु का प्रत्यंतर भी तो मिलेगा, उसमें भी तो फलित हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ तक बताया, और ये भी बताया कि 11वां स्थान इसमें बाधकेश है, तो शनि बहुत बड़ा बाधकेश बनता है इसमें। ठीक है, तो ये जो शनि है बाधाकारी हो सकता है, इसका ध्यान रहे। रत्न के विषय में मैंने बता दिया, और यदि आपको रत्न का बस इतना ही काफ़ी है, पर्याप्त। ठीक है, चंद्रमा के लिए ये मैंने एक बहुत अच्छी जो है कर्मकांड की किताब है, उससे चंद्रमा की कुछ डिटेल यहाँ डाल दिया हूँ। जैसे इसके लिए दान है बांस का पात्र, चावल, श्वेत पुष्प, चीनी, रजत, बैल, शंख,
दही, मोती, कपूर, वर्ण, दक्षिणा आदि का दान करना चाहिए। ठीक, आपको ज़्यादा डिटेल हो तो पढ़ लो यार। ठीक, चंद्रमा के लिए ओम शो शोमाय नमः इसका जप करो। यदि बीज मंत्र लेना हो तो ले लो। ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमसे नमः। ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः। कोशिश करो कि बीज मंत्र से बचो, प्लेन वाला मंत्र ले लो। ठीक है, ओम शो शोमाय नमः, इसमें कोई हानि नहीं होती। और इसको कितना जपोगे? कलयुग में 44,000 ऐसा बोला है। तो यार देखो, जितनी क्षमता है जप लो, अपनी आत्मा और शरीर को चोटिल मत करो यार। ठीक है, कलयुग है, कौन कितना मंत्र पढ़ सकता है जान ही रहे हम। सच्चा मन रखो, उल्टे सीधे काम नहीं करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चंद्रमा का एक मंत्र ओम श्राम श्रीम स्र चंद्रमसे नमः इसका भी पाठ होता है। राहु के लिए जो है राहु कवच भी होता है, उसका भी पाठ कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, उसका पाठ कर सकते हो। चंद्रमा के 25 नाम है, ये भी बड़े उपयोगी, इसका पाठ कर सकते हो। ठीक है, चंद्रमा कवच है, इसका पाठ कर सकते हो। राहु का दान है, आप लोग देख लेना वीडियो रोक के। ये राहु यदि आपका गोचर में खराब हो तो इसका उपाय है। और इसमें ये दुनिया भर की चीज़ लिखी है, हाथी का मद और हिरण की नाभि, इसके चक्कर मत पड़ना, नहीं तो जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार मना ही करती है ऐसी चीज़ों के लिए। राहु दोष के लिए, राहु के जो जिसका राहु खराब हो तो उसमें राहु के दान है। ठीक है, ये राहु के दान है। चंद्रमा निवृत्ति के उपाय चंद्र के लिए पंचग हाथी का मद, शंख, सीप, श्वेत कमल, स्फटिक, चंद्र दोष नष्ट करने के लिए। तो कुछ मत करिए आप, पंचगव्य द्रव्य है, इससे स्नान कर लीजिए। शंख हो तो ठीक है, नहीं तो पंचगव्य द्रव्य पानी में डाल के आप स्नान करें तो चंद्रमा दोष खत्म होता है। और चंद्रमा के लिए जो दान होता है चंदन का, अब चंदन कौन लेगा यार, चंद्र अष्टि शांति के लिए। ठीक है, तो ये दान बताया है। घी का घड़ा, सफ़ेद वस्त्र, शंख, मोती, दही, सफ़ेद चावल भी दे सकते हैं यार। ठीक, और चंद्रमा सोमवार को चंद्रमा के लिए व्रत भी रह सकते हो, सोमवार के दिन दान कर सकते हो। दूध से भरा कलश, दूध भात खिलवा दो यार, खीर वीर के आयोजन करवा दो गरीब के लिए। ठीक है, मिश्री के समान सफ़ेद अच्छे चावल भी दान में दे सकते हो। सफ़ेद वस्त्र, चंद्रमा सफ़ेद वाइट का कारक है ना, और समस्त समुद्र के पूरे उत्पाद है, केमिकल है, दवाई है, बहुत बड़े कारक तो मैंने बताया आगे। ये भैया इस तरीके की कहानी है। नवग्रह स्त्रोतम से ग्रह शांति होती है। राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ग्रह शांति होती है। ठीक है, और नवदा भक्ति से ग्रह शांति होती है, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है, बिना पैसे के। भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, भगवान कृष्ण के भक्त बन जाओ। और गुरुदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र, भगवान हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड आदि से भी ग्रह शांति होती है। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा विकल्प है, बिना पैसे के ग्रह शांति होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। बुरा लगा होगा तो बोल सकते हो साहब आपने बहुत गंदा वीडियो बनाया है, हमें इससे कोई लाभ नहीं मिला, आप और सुधारिए। तो प्रयास करूँगा यार और इसमें बेहतर चीज़ मैं डाल सकूँ। मेरी जितनी क्षमता थी और जितनी ईमानदारी है सब उड़ेल दिया हूँ। बहुत प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, बस काम करता हूँ ज्योतिष का। हरे कृष्णा।